नमस्कार दोस्तों, मैं उमा रमन पाठक। ये जो शॉर्ट्स आपने अभी देखे ये कर्नाटक में उठे हिजाब विवाद की है, जिसमें कि ये जो लड़की दिख रही है ये कर्नाटक के मांड्या जिले के पीईएस कॉलेज की बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा है। इसका नाम है मुस्कान। इसकी शुरुआत भी कर्नाटक में पिछले महीने हुई थी और इसके पीछे है कर्नाटक सरकार का शिक्षा अधिनियम 1983, जिसके तहत महिलाओं को या मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने पर रोक लगा दी गई थी। आइए समझते हैं इस विवाद की जड़ क्या है और पूरे देश में ये हिजाब का विवाद क्यों चल रहा है और हिजाब के बारे में कानूनी प्रोविजंस क्या हैं। क्या हिजाब जरूरी है या इस्लाम का अंग है या संविधान इसकी छूट देता है, इन सारी बातों को हम यहाँ पर समझेंगे और डिटेल में इसकी एनालिसिस करते हैं। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले ये विवाद क्यों हुआ। इस विवाद की शुरुआत होती है कर्नाटक के उडुपी जिले के गवर्नमेंट गर्ल्स प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज से, जिसको कि गवर्नमेंट गर्ल्स पीयू कॉलेज भी कहा जाता है। यहाँ पर हिजाब पहनकर पहुंची कुछ छात्राओं को स्कूल प्रशासन ने रोक दिया और ये रोक स्कूल प्रशासन ने इसलिए लगाई थी क्योंकि इसके पीछे है कर्नाटक सरकार का आदेश। कर्नाटक सरकार के एक आदेश में कहा गया था कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म में ही कोई छात्र छात्रा स्कूल आएगा, इसके अतिरिक्त वो कोई यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आ सकता है। इसी अधिनियम में कहा गया है कि प्राइवेट कॉलेजों को भी अपनी मैनेजिंग कमेटी के अनुसार एक ड्रेस कोड निर्धारित करना होगा, जिससे कि उनके बीच इक्वलिटी दिखे और स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन रहे, और इसके अतिरिक्त कोई भी ड्रेस कोई कुछ नहीं पहन के आ सकता है। इसी कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 के तहत कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में निर्धारित ड्रेस के अलावा अन्य सभी प्रकार की पोशाकों पर बैन लगा दिया। इस प्रकार से बुर्का, हिजाब सहित अन्य सभी प्रकार के जो ड्रेसेस हैं वो बैन हो गए। इसी आदेश के खिलाफ उडुपी जिले के गवर्नमेंट गर्ल्स पीयू कॉलेज की 6 छात्राओं ने न केवल अपना विरोध जताया बल्कि कर्नाटक हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाली। इन छात्राओं का कहना था कि जो ये कर्नाटक सरकार का कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 है वो उनके धार्मिक मान्यताओं के बीच आ रहा है और हिजाब उनका धार्मिक वस्त्र है और वो पहनने की उन्हें छूट दी जाए। यह विवाद कर्नाटक के कॉलेज दर कॉलेज फैलने लगा और इसी क्रम में हिजाब के विरोध में कुछ हिंदू संगठनों से जुड़े हुए छात्र छात्राएं भी आ गए। वो भगवा गमछा और दुपट्टा पहनकर प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने कहा कि अगर स्कूल कॉलेजों में हिजाब की छूट है तो हमें भी भगवा दुपट्टा, भगवा कपड़ा और भगवा गमछा पहनकर कॉलेज और स्कूल अटेंड करने की छूट दी जाए। इसी भगवा और हिजाब विवाद की एक जो क्लिप मैंने आपको दिखाई थी वो देश विदेश में वायरल हो गई और ये लड़की जिसका नाम है मुस्कान, ये कर्नाटक के मांड्या के पीईएस कॉलेज के बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा है, जिसके साथ ये घटना घटी और इसका वीडियो दुनिया भर में वायरल हुआ, जिस पर लोगों की अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आई है। इस घटना के बाद कर्नाटक में प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया, साथ ही साथ हिंसक जो है वो स्थिति हो गई। कई जगह पर स्टोन पेल्टिंग की गई छात्रों द्वारा और उग्र प्रदर्शन हुए। इन छात्रों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने 3 दिनों के लिए स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिए। यह विवाद अब और बड़ा होता हुआ दिख रहा है। कर्नाटक को छोड़कर अब तो ये विवाद देश विदेश में भी फैलने लगा है। कर्नाटक के अलावा देश के अन्य भागों में भी हिजाब और भगवा समर्थकों में प्रदर्शन शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के भी प्रयागराज, जौनपुर और अलीगढ़ में हिजाब विवाद गर्म होता दिख रहा है। अब आइए समझते हैं कि संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं हिजाब के बारे में, भगवा के बारे में और किसी भी प्रकार के धार्मिक कपड़ों को पहनने के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो संवैधानिक प्रावधान है उसके बारे में क्या क्या बहसें की गई, क्योंकि ये मामला अब कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने है। अब कर्नाटक हाई कोर्ट को इस पर डिसीजन लेना है कि ये हिजाब जो है अलाउड होगा या भगवा अलाउड होगा या नहीं होगा। और इसी मामले को लेकर कर्नाटक के उडुपी के गवर्नमेंट गर्ल्स पीयू कॉलेज की इन छात्राओं ने हिजाब बैन के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में एक रिट डाली है। इन छात्राओं की तरफ से जाने माने वकील संजय हेगड़े ने कोर्ट में दलील पेश की। सिंगल बेंच ने इस मामले को बृहद बेंच को सौंप दिया और कहा कि इस पर थोड़ा व्यापक सुनवाई होनी चाहिए। यहीं पर
जो है ये वकील हेगड़े ने अपने तर्क दिए। उन्होंने कहा हिजाब पहना छात्राओं का संवैधानिक अधिकार है, छात्राओं को इससे नहीं रोका जा सकता। उन्होंने इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 25, 19 ए का हवाला देते हुए कहा कि संविधान सभी नागरिकों को किसी धर्म का पालन करने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता है। ये मौलिक अधिकार है, ये आर्टिकल नंबर 25 में लिखा है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि छात्राओं के जो वकील हैं हेगड़े साहब, उन्होंने कहा कि किसको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, यह अधिकार भी संविधान का अनुच्छेद 19 एक देता है, जो कि मौलिक अधिकार है। इस तरह से राज्य निर्धारित नहीं कर सकता है कि किस व्यक्ति को क्या पहनना है। इसे केवल अनुच्छेद 19(6) के अतिरिक्त और किसी प्रकार से भी बैन नहीं किया जा सकता, कोई एक्ट बना के इस तरह से बैन नहीं किया जा सकता। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों 25, 26, 27, 28 को भी कोट करते हुए जो है कोर्ट से शरण मांगी और कहा कि जो है महिलाओं को या इन बच्चियों को ये अधिकार दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने आर्टिकल 29 को भी कोट किया और कहा कि ये जो आर्टिकल है ये माइनॉरिटीज को अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट और अपना कल्चर जो है प्रोटेक्ट करने की छूट देता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि ये जो हिजाब है इसका जिक्र पवित्र कुरान में है और कुरान इसको जरूरी मानता है, इसीलिए इन महिलाओं को हिजाब पहनने की छूट दी जाए स्कूल और कॉलेजेस के प्रीमिसेस में भी। अब आइए जानते हैं कि इसके पक्ष में क्या क्या दलीलें दी जा सकती हैं, क्योंकि ये तो इनके वकील का विचार हो गया, लेकिन इसके पक्ष में क्या क्या तर्क हो सकते हैं, कौन कौन से संवैधानिक आर्टिकल हैं जो लोग दे रहे हैं। पहले आप इसके बारे में एक डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं, फिर अपना विचार बताएंगे और एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस पर जो इसके पक्ष में तर्क हैं वो क्या कहते हैं। सबसे पहला तर्क दिया जा रहा है आर्टिकल 19 फर्स्ट का। आर्टिकल 19 फर्स्ट जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला पार्ट है, ये जो है इसको स्वतंत्रता का अधिकार भी कहते हैं। तो स्वतंत्रता के अधिकार का 19 ए का जो सेक्शन है ये कहता है कि कोई भी नागरिक अपनी मन पसंद का वस्त्र पहन सकता है और अपने मन पसंद का कोई भी भोजन खा सकता है। मतलब पहनने और खाने की स्वतंत्रता 19(1) में दी गई है। अब आते हैं संविधान के अनुच्छेद 25 में, जिसमें कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक अपने मन का कोई भी धर्म मान सकता है, उस धर्म के मुताबिक आचरण कर सकता है और उसका प्रचार और प्रसार कर सकता है। मतलब कि 19(1) जो है वो संविधान का, वो कोई भी वस्त्र पहनने या खाना खाने की छूट देता है। 25 कोई भी धर्म अपनाने, उसके प्रचार प्रसार और उसके मुताबिक आचरण करने की छूट देता है। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो ये 19(1) और 25 है ये कोई भी वस्त्र पहनने की छूट तो दे ही रहा है और धार्मिक वस्त्र पहनने की भी छूट दे रहा है। इसके साथ ही आर्टिकल 19 भी यहाँ पे समर्थक कोट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये माइनॉरिटीज को अपने कल्चर, अपनी स्क्रिप्ट और अपनी भाषा को प्रोटेक्ट करने की छूट देता है और राज्य को यह आदेश देता है कि वो इस आधार पर लोगों में कोई भेदभाव ना करे। जैसे माइनॉरिटीज की एक लैंग्वेज है जो वो फॉलो करते हैं, वो जिस तरह का कपड़ा या ड्रेसिंग सेंस रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ये 29 कहता है इस आधार पे उनको जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा स्टेट कि वो दाढ़ी रख लेता है या वो बुर्का पहन लेता है, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये तीन आर्टिकल 19(1), 29 और 25 जो है ये बुर्का समर्थकों या हिजाब समर्थकों के लिए एक तरह से मजबूती होते हैं। वो इसी के आधार पे अपना तर्क पेश करते हैं और कोर्ट में जो वकील साहब है उन्होंने भी इन आर्टिकल्स को कोट किया है। परंतु यहाँ पर एक बड़ा पेच है और वो है एक्सेप्शंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स का। आइए देखते हैं कि किन किन केसेस में एक्सेप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट लागू होता है। मतलब कि संविधान का जो ये फंडामेंटल राइट वाला भाग है इसका अपवाद किन किन केसों में होता है। इसका अपवाद ये है, कहता है इन अधिकारों या इन मौलिक अधिकारों को देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और मोरल रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए, फॉरेन रिलेशन को डिस्टर्ब करने के लिए और कोर्ट कंटेम्प्ट के अगेंस्ट यूज नहीं किया जा सकता है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, फंडामेंटल राइट्स को यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, मोरल, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, फॉरेन रिलेशन एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अगेंस्ट यूज नहीं किया जा सकता। यहाँ पर एक और आर्टिकल में कोट करूंगा, दैट इज आर्टिकल नंबर 13, जो कि कहता है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स को इनकंसिस्टेंट भी बनाया जा सकता है, मतलब असंगत भी घोषित किया जा सकता है कुछ स्पेशल केसेस में। तो आर्टिकल 13 भी जो है यहाँ पर
कोट किया जा सकता है। अब आइए बात करते हैं कि इसके अगेंस्ट में क्या तर्क दिया जा सकता है, इसके अगेंस्ट में लोगों की जो डिबेट है वो क्या है, और इस पर एक लंबी डिबेट करते हैं। चूंकि स्कूल एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये सरकार द्वारा स्थापित है और राज्य सरकार द्वारा स्टेबलाइज्ड बॉडी है, इसीलिए यहाँ पर कुछ अधिकार लिमिटेड किए जा सकते हैं या सीमित किए जा सकते हैं। इसे उस तरह से लागू नहीं किया जा सकता जैसे कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे लागू किए जाते हैं। हर एक फंडामेंटल राइट को पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही देखा जाना चाहिए और इसी प्रकार से इसको लागू किया जाना चाहिए। सपोज दैट पहला हम मान लेते हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि किसी भी जगह पर जो है वो कोई वस्त्र पहन सकते हैं, तो इसके लिए हम ये समझ सकते हैं, यदि मान लें कि बुर्का जो है, सबसे पहले ये मानते हैं कि बुर्का कोई धार्मिक वस्त्र नहीं है, वो केवल एक वस्त्र है जो कि किसी भी रंग का है, तब क्या हो सकता है। अगर मान लेते हैं कि बुर्का या नकाब या हिजाब जो है कोई वस्त्र नहीं है, या इसी तरह से मान लेते हैं कि भगवा या साल भी कोई भगवा कलर का शॉल जो है वो कोई धार्मिक वस्त्र नहीं है, इस केस में स्कूल या किसी भी सरकारी परिसर में इसे तब तक अलाउड नहीं किया जा सकता जबकि उस सरकारी परिसर की अपनी एक संस्था का ड्रेस है। और जैसे कि अगर मान लें कि किसी संस्था ने सफ़ेद रंग के शर्ट को अपना ड्रेस कोड माना है, तो वहाँ पर नीला, पीला, हरा, गुलाबी, बैंगनी इस तरह का कोई भी ड्रेस अलाउड नहीं होगा। और जो भी व्यक्ति उस संस्था में प्रवेश करेगा उसको उस संस्था के डिफाइंड जो है वो ड्रेस कोड को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि इस केस में हमने कहा है कि इस परिसर में जो है केवल सफ़ेद वस्त्र ही अलाउड है, तो यहाँ पर आपको सफ़ेद रंग का कपड़ा पहन के आना होगा। परंतु यहाँ पर मेजर क्वेश्चन जो है वो ये है कि हिजाब जो है या नकाब जो है वो एक धार्मिक वस्त्र है। अगर क्योंकि यहाँ पे दलील यही दी जा रही है कि पवित्र कुरान में इसका जिक्र है, इसलिए इसको धार्मिक वस्त्र की तरह ट्रीट किया जाए और राज्य को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी के धार्मिक मैटर पर जो है इंटरफेयर करे, बिकॉज इंडिया इज ए सॉफ्ट सेकुलर कंट्री और राज्य को कोई हक नहीं है कि वो किसी के धार्मिक मामले में इंटरफेयर करे। तो इस तरह से जो है राज्य को ऐसे कानून नहीं बनाने चाहिए जो कि धार्मिक मामलों में दखलंदाजी हो। परंतु हिजाब को अगर हम यहाँ मानते हैं कि एक धार्मिक वस्त्र है, तो धार्मिक पुस्तकों की दलील दी जाएगी और ये मामला रिलीजियस प्रोटेक्शन का आ जाएगा। तो फिर रिलीजियस प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ चीज़ें देखना होगा, क्योंकि रिलीजियस प्रोटेक्शन का मामला आया तो आर्टिकल नंबर 25 कोट किया गया, जो कि कहता है कि भारत के नागरिक कोई धर्म मान सकते हैं, उसके मुताबिक आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। परंतु इसका एक्सेप्शन ये है कि कोई स्कूल या सरकारी संस्था जो है इसके लिमिटेशंस के थोड़ा सा बाहर है। इसका कारण यह है क्योंकि यहाँ पर धार्मिक प्रचार प्रसार की छूट नहीं होती, जबकि आर्टिकल 25 कहता है कि धार्मिक प्रचार प्रसार कोई भी कर सकता है, लेकिन वही छात्र बाहर धर्म का प्रचार कर सकता है, लेकिन वो स्कूल के परिसर में आकर धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है। इसी तरह से जो है सरकार द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये भी फंडामेंटल राइट में ही आता है। तो सरकार की जो संस्थाएं हैं जो वहाँ पे स्कूलों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा ना दी जाएगी, ना वहाँ पर कोई छात्र या टीचर किसी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। इसीलिए आर्टिकल 25 की जो दलील दी गई है वो नल एंड वाइड हो जाती है कि हर जगह जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का ये वाला अधिकार कि हम कोई भी धर्म मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसके मुताबिक आचरण कर सकते हैं, स्कूल के प्रेमाइसेस में लागू होती है। तो ये वाला आर्टिकल यहाँ पे नल एंड वाइड होता है। अब आते हैं दलील नंबर 2 आर्टिकल नंबर 19(1) पर, जो कि कहता है कि कोई भी भारत का नागरिक अपने मन का कोई भी वस्त्र पहन सकता है, अपने मन का कोई भी खाना वो खा सकता है, इसकी उसको स्वतंत्रता है। परंतु यहाँ पर भी कुछ आपत्तियां हैं। ये है स्कूल सहित कुछ संस्थाओं में या ऑफिसों में इसका भी दायरा सीमित है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आप ऐसे वस्त्र पहन के नहीं जा सकते हैं जो कि मोरलिटी या पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करें। जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि सारे मौलिक राइट्स में मोरलिटी और पब्लिक पीस और सिक्योरिटी जैसी चीज़ें एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि आप स्कूलों में बिना कपड़ा पहन के जाने की छूट नहीं मांग सकते क्योंकि वहाँ पे मोरलिटी डिस्टर्ब होगी। आप बिकनी पहन के क्लास लेने या क्लास में पढ़ने नहीं जा सकते, भले ही 19A आपको बिकनी पहनने की छूट देता है, बट पब्लिक में आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन स्कूल की प्रेमाइसेस में आप ऐसा
नहीं कर सकते हैं। वहां पर आपको एक मोरल कंडक्ट का पालन करना पड़ेगा। अगर मोरलिटी के अगेंस्ट है तो आप बिकनी पहन के नहीं आ सकते। इसी संदर्भ में प्रियंका गांधी जी का एक ट्वीट था जो उन्होंने कहा था कि कोई बिकनी पहने या हिजाब, तो स्कूल प्रेमाइसिस में यह नियम लागू नहीं होता कि बिकनी पहनकर कोई स्कूल में नहीं जा सकता है, क्योंकि यहां पर जो मोरलिटी का ग्राउंड है वो वायलेट हो जाएगा और मोरलिटी के केस में फंडामेंटल राइट जो है वो लागू नहीं हो सकता। अब आते हैं खाने की स्वतंत्रता पर भी बात कर लेते हैं। 19(1) कहता है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी खा पी सकता है जो उसकी इच्छा हो, उसके लिए खाने की रोक लगाने का राज्य को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सोचिए, कोई भी व्यक्ति है और वो क्या करता है, मंदिरों में जाके मीट खाने की बात करता है, कोई व्यक्ति मस्जिदों के भीतर जाके पोर्क खाने की बात करता है और कहता है कि ये पब्लिक एरिया है, यहाँ पर हमें पूरी छूट देता है संविधान। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मामला जो है रिलीजियस सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट है और मैंने शुरू में ही बताया था कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट कोई फंडामेंटल राइट्स लागू नहीं होते। तो इस प्रकार से मंदिर के या मस्जिद के प्रेमाइसिस में मीट या पोर्क खाना, इसके लिए कोई फंडामेंटल राइट आपको प्रोटेक्शन नहीं देता है। अब आइए समझ लेते हैं कि जो है और भी कुछ चीजें कि क्या पहन के जा सकते हैं, क्या नहीं पहन के जा सकते। जैसे कि आप सिखों के गुरुद्वारों में नंगे सिर जाने की स्वतंत्रता संविधान से नहीं मांग सकते, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हर्ट हो रहा है, यहाँ पर हर्ट हो रहा है रिलीजियस सेंटिमेंट सिखों का। इस तरह से यहाँ पे 19(1) के तहत खाने और पहनने की निर्वाध स्वतंत्रता आप नहीं मान सकते, आपको ये स्वतंत्रता लिमिटेड हो जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 19(1) भी जो है उसको भी पूरी तरह से यहाँ पर स्कूल प्रेमाइसिस में लागू नहीं किया जा सकता। अब आते हैं दलील नंबर 3, आर्टिकल नंबर 29 पर। यह आर्टिकल कहता है कि माइनॉरिटीज को अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर को प्रोटेक्ट करने की छूट है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में इसके लिए जिद नहीं की जा सकती। ये आर्टिकल भी वहाँ पे लिमिटेड हो जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज दैट एक माइनॉरिटी का बच्चा है, वो एक कॉमन स्कूल में जाके कहता है कि हमको साइंस जो है वो अंग्रेजी में ना पढ़ाई जाए, हमको उर्दू में पढ़ाई जाए, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो उर्दू को फॉलो करता है। तो इसके लिए वो दबाव नहीं डाल सकता है, इसके लिए वो अपनी रिलीजियस संस्था में जाके कह सकता है। इसी प्रकार से वो कहे कि साइंस को हमें जो है वो इंग्लिश के बजाय फारसी स्क्रिप्ट में लिखाइए, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसको लेकर संविधान में कोई प्रावधान नहीं है और वो फंडामेंटल राइट के तहत प्रोटेक्शन नहीं मांग सकता या आर्टिकल 29 के तहत शरण नहीं मांग सकता। हाँ, इसके लिए वो अपने रिलीजन की जो संस्थाएं हैं, जैसे कि मदरसे हैं, वहां जाकर शिक्षा ले सकता है। ऐसे ही कोई ब्राह्मण लड़का जो है किसी संस्था में जाके नहीं कह सकता कि अंग्रेजी के बजाय हमें संस्कृत में विज्ञान पढ़ाया जाए, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, इसलिए क्योंकि उसको इसके लिए गुरुकुल जाना चाहिए, अपने स्पेशल टाइप के रिलीजियस जो है संस्थाओं में जाना चाहिए। यहाँ पे भी उसे धार्मिकता की छूट नहीं दी जा रही है, माइनॉरिटी की भी छूट नहीं दी जा रही है। तो हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि जितने भी आर्टिकल इसके पक्ष में दिए गए, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29, ये सारे के सारे नल एंड वाइड होते हैं स्कूल प्रेमाइसिस में। इसकी लिमिटेशंस हैं, पूरी तरह से तो नल एंड वाइड नहीं है, बट इसकी लिमिटेशंस हैं। और इस तरह से प्रोबेबली ये कह सकते हैं कि जो फैसला आएगा कोर्ट का वो हिजाब के अगेंस्ट आएगा। मैं पूरी तरह से तो इस पर श्योर नहीं हो सकता क्योंकि कोर्ट में अभी ये मामला है, फिर भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ये कह सकता हूँ कि जो पहलू है वो ये दर्शाता है कि जो फैसला होगा वो हिजाब के अगेंस्ट होगा, क्योंकि तर्क जो है वो हिजाब के अगेंस्ट है। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं दूसरा एक पॉइंट। यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि कोर्ट ये भी कह सकता है कि सामूहिक अधिकारों को, क्योंकि स्कूल या कोई ऑफिस या कोई गवर्नमेंटल बॉडी जो होती है वहां पे सामूहिक अधिकार ज्यादा मायने रखते हैं, तो वहां पे कोर्ट भी कह सकता है सामूहिक अधिकारों पर व्यक्तिगत अधिकारों को तरजीह दी जाएगी, ऐसा भी कोर्ट कह सकता है। लेकिन क्योंकि पूरी की पूरी कम्युनिटी जा रही है इस मामले में, इसीलिए शायद ऐसा कमेंट जो है कोर्ट करने से बचेगा। अब आइए समझते हैं कि क्या जो हिजाब के समर्थक जो तर्क देते हैं उसमें कितना जो है दम है और कितना जो है वो उसको सही किया जा सकता है। जैसे हिजाब के समर्थक कहते हैं कि अगर हिजाब स्कूल
और कॉलेजों में अलाउड नहीं है और दाढ़ी अलाउड नहीं है, तो फिर सिखों को जो है हिजाब के बजाय जो कटार रखते हैं उसकी छूट क्यों दी गई है, पगड़ी की छूट क्यों दी गई? क्योंकि ये अलाउड है, पगड़ी सिखों के लिए पगड़ी और उनको कटार हर एक क्षेत्र में अलाउड है, चाहे वो स्कूल में जाते हैं, संसद में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, उनकी पगड़ी कोई उतार नहीं सकता है और उनको कटार रखने से कोई छोड़ नहीं सकता। आइए आर्टिकल नंबर 25 से जुड़ा एक केस समझते हैं। आर्टिकल 25 का एक्सेप्शनल केस है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। एक मुस्लिम है, नाम है इनका फरमान अली, ये फैजाबाद जिला के, अब जो कि अयोध्या है, वहाँ के एक खंडासा नाम के थाने में पोस्टेड है। इन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली अपनी, और दाढ़ी बढ़ाने के बाद इन्होंने कहा कि हमें जो है दाढ़ी रखकर, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखकर, इनका फोटो आप देख सकते हैं, पुलिस की नौकरी करना है। इसलिए इसके विरुद्ध में उत्तर प्रदेश पुलिस और इसके डीजीपी ने एक आदेश पारित किया और इनसे कहा कि अगर आप दाढ़ी नहीं बनवाते तो ये जो है पुलिस रूल मैनुअल्स के खिलाफ है और आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये माने नहीं तो इनको पुलिस विभाग ने सस्पेंशन का ऑर्डर दे दिया और बर्खास्तगी की बात कही। इसके खिलाफ ये चले गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ, और लखनऊ खंडपीठ में जब सुनवाई हुई मोहम्मद फरमान के इस दाढ़ी वाले केस पर, और कहा गया कि हमारी बर्खास्तगी को जो है, हमारे सस्पेंशन को निरस्त किया जाए, तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि पुलिस विभाग में इनके आचरण को नियम विरुद्ध माना है, ये ठीक है, इनका सस्पेंशन भी ठीक है, क्योंकि फरमान अली के धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला जो है वो पुलिस रूल मैनुअल के विरुद्ध है और पुलिस विभाग में इस आर्टिकल का प्रयोग निर्बाध रूप से नहीं किया जा सकता। अब सही बात यह है कि इस फैसले के बाद और स्कूल प्रेमाइसेस में हिजाब के विरुद्ध जो आवाजें उठ रही हैं, उसमें से कई लोग ये कहेंगे कि अगर मुस्लिम्स को दाढ़ी रखने की छूट नहीं है तो सिखों को पगड़ी और सर पे जो है बड़े बड़े बाल लपेट के रखने की छूट क्यों है? अगर मुस्लिम महिलाओं को बुर्खा या फिर जो है हिजाब पहनने की छूट नहीं है तो सिखों को पगड़ी पहनने की छूट क्यों है? और सिखों को एक छोटी सी कटार रखने की छूट क्यों है? तो सिख सिपाही को देखा होगा आपने, सिख सिपाहियों को कोई नहीं कहता कि वो पगड़ी नहीं पहनेंगे, लेकिन बाकी धर्मों के सिपाहियों के लिए नियम है कि वो दाढ़ी नहीं रखेंगे, वो पगड़ी नहीं पहनेंगे वगैरह वगैरह। तो सिख सिपाहियों के लिए ही पगड़ी क्यों अलाउड है? वही केवल कटार क्यों रख सकते हैं, बाकी लोग कटार क्यों नहीं रख सकते? इस पर मुस्लिम समाज सवाल उठा सकता है और ये भी कह सकता है कि ये भेदभाव क्यों है। कुछ और लोगों का ये तर्क है कि जो विवाहित हिंदू बच्चियां हैं वो भी स्कूल में पढ़ने आती हैं, शादी के बाद बहुत सारी लड़कियां स्कूलों में पढ़ने आती हैं, कॉलेजों में पढ़ने आती हैं, वो मंगलसूत्र पहनकर क्यों आती हैं अगर हिजाब पहनने पर रोक है? तो आइए समझते हैं कि सिखों को ये छूट क्यों है। इसको समझने के लिए आपको समझना होगा संविधान का आर्टिकल 25(1) का स्पष्टीकरण, जो कि कहता है सिखों को कृपाण, पगड़ी और करार धारण करने की छूट है। ये भारत के संविधान के बनते वक्त ही निर्धारित कर दिया गया था कि सिखों को 25(1) के स्पष्टीकरण के तहत पगड़ी, कृपाण और कड़ा धारण करने की छूट होगी। सिखों को इस आर्टिकल के तहत स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, उनको हेलमेट पहनने के लिए भी कोई कंपलसरी नहीं कर सकता क्योंकि वो लगाते हैं क्या? पगड़ी। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि ये राइट्स जो है सिखों को स्पेशली दिया गया है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, अभी आगे हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्यों ये लॉजिक दिया गया है। अब आइए समझते हैं कि ज़्यादातर तर्क जो है हिजाब और बुर्के के अगेंस्ट ही है, परंतु फिर भी इस आधार पर इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एक आधार है, किस आधार पर इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो आप अभी तक ये समझ गए होंगे कि मोस्ट प्रोबेबली जो है ये निर्धारित है कि हिजाब के अगेंस्ट ही कोई डिसीजन हो सकता है, लेकिन क्या इसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? कई लोगों का ये कहना होगा कि इतने सारे आर्टिकल्स बता दिया आपने, तो क्या इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, क्या इसको बचाया जा सकता है? तो इस पे भी एक चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो डिसीजंस हैं, ज़्यादातर जो तर्क हैं वो हिजाब और बुर्के के अगेंस्ट हैं। फिर भी एक आधार पर इसको बचाया जा सकता है और वो है कि हम ये प्रूव कर दें कि जो ये हिजाब या बुर्का है वो इस्लाम का अभिन्न अंग है, या जो इनके वकील हैं वो ये प्रूव कर दें कि ये इस्लाम का अभिन्न अंग है। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए उनको इसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिस टेस्ट से संबंधित जो श्री
श्री सिरूर मठ वाला फैसला है उसको समझना होगा और उसको कोट करना होगा। श्री सिरूर मठ का फैसला जो कि इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट से संबंधित है उसको जो है कोट करना होगा, उसको समझना होगा और उसको प्रूव भी करना होगा कि इसेंशियल प्रैक्टिस है हमारा हिजाब। आइए समझते हैं ये फैसला क्या कहता है। कहता है राज्य या कोई धर्म की ऐसी व्यवस्था, राज्य किसी धर्म की ऐसी व्यवस्था या प्रथा में दखल नहीं देगा जो कि उस धर्म की इसेंशियल प्रथा या परंपरा है। कोई भी राज्य या कोई भी कोर्ट किसी भी धर्म की ऐसी व्यवस्था या प्रथा में दखल नहीं देगा जो कि उस धर्म की इसेंशियल प्रथा या परंपरा है, अर्थात ये प्रथा या परंपरा उस धर्म के प्रवर्तन काल से ही होनी चाहिए और ना कि उसे बाद में उस धर्म में शामिल किया गया हो। अगर कोई प्रथा है जो कि किसी धर्म के प्रवर्तन या शुरुआत से उसमें है, तब कोर्ट या राज्य या स्टेट का मतलब देश होता है, राज्य होता है, सब कुछ होता है, स्टेट जो है वो इस प्रथा में दखलंदाजी नहीं कर सकता है। यही सेकुलरिज्म का मतलब भी था भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। कोर्ट की बाउंड्री से बाहर है ये चीज, अगर वो इसेंशियल रिलीजन में आती है तो इसेंशियल रिलीजियस टेस्ट में आती है या इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आती है तो कोर्ट या सरकार उसमें कोई दखल नहीं देगी। अगर हिजाब को समर्थन करने वाले लोग ये सिद्ध कर लेते हैं कि हिजाब इसेंशियल है इस्लाम में तो कोर्ट या राज्य इसमें बिल्कुल दखल नहीं देगा। जैसा कि सिखों का मामला है, सिखों के केस में जो पगड़ी है, उनके टर्बन, जो उनका कृपाण है, वो उसका इसेंशियल पार्ट है, वो धर्म से जुड़ा है और उसके प्रवर्तन काल से है, मतलब बाद में किसी ने नहीं ऐड की, ये शुरुआत से ही है और इसीलिए सिखों को पगड़ी और कृपाण धारण करने की छूट दे दी गई है। कोई भी सिख जो पगड़ी धारण नहीं करता वो उसको सिखिज्म के बाहर ही माना जाता है, ठीक है, कृपाण नहीं लेता। तो सिखों को आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि कुछ सिख, मतलब थोड़े बहुत सिख हैं वो जो कि पगड़ी धारण करते हैं, बाकी सब बिना पगड़ी के रहते हैं, ऐसा नहीं होता है सिखों में। वो उनकी जो पूरी की पूरी कम्युनिटी है वो उसको फॉलो करती है और वो प्रथा उनकी इसेंशियल है, शुरुआत से ही उन्होंने कहा इसको करना है, सिख होने के लिए ये कंपल्शन है, तभी वो जो है उसको लागू करा जा सकता है। अगर जैसे कि कोई कह दे कि जो इस्लाम की 5 चीजें हैं, रोजा, ज़कात वगैरह, इसको कोई प्रोटेक्ट, इसके अगेंस्ट जो है कोई कोर्ट फैसला नहीं दे सकता कि रोजा कोई नहीं रखेगा या क्या है ज़कात कोई नहीं देगा या हज की यात्रा कोई नहीं जाएगा, क्योंकि ये इस्लाम का इसेंशियल मामला है। लेकिन बुरखा या हिजाब क्या इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, इस बात पे एक बहस होनी चाहिए। अगर हिजाब या जो है बुरखा इस इस्लाम का इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है तो उसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार से मंगलसूत्र वाला भी केस है। अगर मंगलसूत्र हिंदुइज्म का इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है तब तो उसको लागू रखा जा सकता है, नहीं तो उस पर भी रोक लगाई जा सकती है। ये कुल मिलाकर ये मामला है। तो अगर हिजाब को बचाना है तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये इस्लाम का इसेंशियल रिलीजियन प्रैक्टिस है, इसको बाद में नहीं जोड़ा गया है और इस्लाम का बेसिक आधार है ये, इसके बिना इस्लाम है ही नहीं, तभी आप इसको बचा पाएंगे, नहीं तो ये मोस्ट प्रोबेबली डिनाय हो जाएगा। अब आइए समझते हैं इससे संबंधित कुछ केस। 2016 का ये केस है आमना वसीर वर्सेस सीबीएसई। सीबीएसई ये बोर्ड है जो कि एक पेपर कराता है AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। इसके लिए एक निर्धारित ड्रेस कोड है जिसको पहनकर ही छात्र छात्राओं को एग्जाम देना होता है। ये MBBS के लिए जो एडमिशन का एग्जाम होता है वही है। आपने देखा होगा कि इस एग्जाम में काफ़ी सख्ती होती है और फुल वहाँ के कपड़े भी नहीं पहनने होते, नहीं तो वो काट देते हैं। तो वहाँ पर बुरखा, हिजाब जैसे कपड़ों पर रोक होती है। इसी जो इनका AIPMT कराने वाली जो संस्था है CBSE का, इसका जो ड्रेस कोड है इसी को चैलेंज किया था आमना वसीर नाम की एक लड़की ने और उसकी एक दोस्त ने केरल हाई कोर्ट में CBSE के खिलाफ याचिका दायर की 2016 में और कहा कि जो हिजाब है वो इस्लाम का इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है तो उसको जो है CBSE किसी एग्जाम में नहीं रोक सकती। इस नाते उनका शैक्षिक अधिकार है नहीं रोका जा सकता, क्योंकि जो धार्मिक कपड़े हैं उसको रोका जाए, क्योंकि जो हिजाब है वो इसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिस है इस्लाम में, मतलब इस्लाम का अभिन्न अंग है, इसीलिए उनको प्रोटेक्शन चाहिए। और आर्टिकल नंबर 25(1) का हवाला दिया उन्होंने कि आर्टिकल 25(1) के तहत जो है हमको प्रोटेक्शन चाहिए। केरल हाई कोर्ट ने लड़कियों की दलील को एक्सेप्ट किया और कहा कि
जो हिजाब है वो इस्लाम का इसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिस है, इस्लाम का अभिन्न अंग है, इसीलिए लड़कियों को हिजाब पहनकर AIPMT का एग्जाम देने की छूट दी जाती है। और इन दोनों लड़कियों को, आमना वसीर को और उनके दोस्त को, CBSE का AIPMT एग्जाम 2016 का ये हिजाब पहनकर देने की छूट मिली। लेकिन रिसेंट एक फैसला है 2018 का, जिसको बोलते हैं फातिमा तंजीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये फातिमा तंजीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के जो विवाद हैं, इसमें जो है केरल हाई कोर्ट ने ही सुनवाई करते हुए कहा था कि जो कलेक्टिव राइट्स हैं उसको इंडिविजुअल राइट्स पर हम प्रेफरेंस देंगे। मींस सामूहिक अधिकारों को हम व्यक्तिगत अधिकारों पर तरजीह देते हैं, व्यक्तिगत अधिकारों पर तरजीह देते हैं। और इस तरह से ये फातिम तंजीम वाले केस में या फातिम तंजीन वाले केस में बच्ची को स्कूल में हिजाब पहनकर आने से रोका गया। मतलब केरल हाई कोर्ट का ही दोनों डिसीजन है। 2016 में AIPMT के एग्जाम में आमना वसीर को केरल हाई कोर्ट ने ही हिजाब पहनकर एग्जाम देने की छूट दी और हिजाब को इस्लाम का इसेंशियल प्रैक्टिस माना, 25(1) का हवाला भी दिया और कहा कि ये फंडामेंटल राइट है बच्ची का। जबकि 2018 में कहते हैं कि कलेक्टिव राइट्स को हम जो है व्यक्ति के प्राइवेट या पर्सनल राइट पर तरजीह देंगे और जो है उस बच्ची को जिसका नाम है फातिम तंजीन, उसको जो है स्कूल में हिजाब पहन के जाने से मना कर दिया और कहा कि आपको स्कूल का ड्रेस कोड जो है पहनना होगा। अब आइए बात करते हैं कि जो बेंच सुनवाई कर रही है कर्नाटक हाई कोर्ट की, उसने अभी तक क्या कुछ कहा है। कर्नाटक हाई कोर्ट में ऑर्डर आने तक वस्त्रों में जो कॉलेज पर पहन के लोग आ रहे हैं उस पर एक ऑर्डर जारी किया है। कहा कि जब तक ऑर्डर हम नहीं शुरू कर देते हम इस पर सुनवाई नहीं करते। और इस पर सुनवाई होगी सोमवार को दोपहर 2:30 बजे के लगभग, मतलब 14 तारीख को, 14 फरवरी 2022 को कर्नाटक हाई कोर्ट की बृहद बेंच जो है सुनवाई करेगी इस हिजाब मामले पर। और तब तक के लिए, क्योंकि कर्नाटक में भयानक हिंसा हुई तो राज्य सरकार ने सारे स्कूल बंद कर दिए, तो इसको जो है कर्नाटक हाई कोर्ट ने खोलने का आदेश दिया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं, स्कूल खोले जाएं, लेकिन जब तक कर्नाटक हाई कोर्ट कोई ऑर्डर पास नहीं कर देता तब तक ये इंतरिम आदेश देता है कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार का धार्मिक वस्त्र पहनकर स्कूल या कॉलेज के परिसर में दाखिल नहीं होगा। कोर्ट ने अपना इंटेंशन साफ करते हुए कहा कि हमें जो है वो जन भावनाओं से कोई मतलब नहीं है, जन भावनाओं से सुनवाई नहीं कर रहे हैं हम सुनवाई करेंगे संविधान से, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता है। मतलब हम जो है संविधान को ही सब कुछ मानेंगे और उसी आधार पर सुनवाई करेंगे। इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। और ऋतुराज अवस्थी जी ने कहा कि अगला आदेश आने तक किसी भी बच्चे को ना तो भगवा पहन के स्कूल आने की परमिशन होगी, ना बुर्का, ना हिजाब, ना किसी तरह का धार्मिक वस्त्र पहनकर आने की आज़ादी नहीं होगी। जो सरकार द्वारा निर्धारित वस्त्र है वही पहनकर आप कॉलेज आ सकते हैं। धार्मिक वस्त्रों में कॉलेज आने की बिल्कुल भी छूट नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ये हाई कोर्ट है, कर्नाटक हाई कोर्ट, इसने जो आदेश दिया है इसको चैलेंज करने का एक पेच बच जाता है, क्योंकि यह जो अंतरिम आदेश है इसमें कहा है किसी प्रकार के धार्मिक वस्त्र को पहनकर अंतरिम आदेश जब तक है तब तक आप नहीं आ सकते। जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती तब तक के लिए कोई धार्मिक वस्त्र पहन के आने पर रोक है। मतलब आप बुर्का या हिजाब या भगवा कुछ भी पहनकर स्कूल या कॉलेज नहीं आ सकते हैं। चूंकि 2016 का जो आपको ये मामला मैंने बताया था आमना वसीर का, इसमें जो केरल हाई कोर्ट है उसने ये माना था कि हिजाब जो है वो इस्लाम का इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है और 25(1) जो कि फंडामेंटल राइट है उसके तहत प्रोटेक्ट भी किया था। इसीलिए ये मामला जो है फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन का बनता है। और इसी आधार पर इन बच्चियों के तरफ से, जो कुछ 6-7 बच्चियां हैं और कुछ और लड़की, ये मुस्कान जो है, इन सब लोगों के तरफ से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है ये मामला। और इस मामले की दलील दी है सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने। कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस के पीठ के सामने पेश होकर कहा कि इस मामले में वो तुरंत जो है दखल दें। उन्होंने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट कर क्या रहा है। आर्टिकल नंबर 32 का हवाला देकर उन्होंने रेट पिटीशन दी है और कहा कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत
हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत फंडामेंटल राइट्स का रखवाला है, उसी का काम है प्रोटेक्ट करना फंडामेंटल राइट। लेकिन सुनवाई के टाइम पर जो अंतरिम आदेश दिया गया है कि कोई भी बच्चा कोई भी धार्मिक वस्त्र पहनकर कॉलेज के भीतर नहीं आएगा, यह फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, यह आर्टिकल नंबर 25(1) के विरुद्ध है, क्योंकि इस मामले में 2016 का केरल हाई कोर्ट का डिसीजन है, आमना वसीर वर्सेस सीबीएसई का। और इस तरह से अंतरिम आदेश देते वक्त जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की जो पीठ है कर्नाटक हाई कोर्ट की, उसने 25(1) के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में अपना आदेश दिया है। ये कैसे हो सकता है, इस बात पर तुरंत के तुरंत सुनवाई की मांग की है और कहा कि सुनवाई के दौरान धार्मिक वस्त्र न पहनने के कॉलेज और सरकार के को जो आदेश दिया गया है माननीय हाई कोर्ट के द्वारा वो ठीक नहीं है, उस पर दखल दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कहा कि देखिए कपिल सिब्बल जी, हमारी नज़र है इस मामले पर और हाई कोर्ट को थोड़ा डिसीजन ले लीजिए, इसे राष्ट्रीय मुद्दा मत बनाइए, हम सही समय पर इस मामले को देख लेंगे, दखल दे देंगे। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी ठीक है, 1-2 दिन का बात है, इसको हाई कोर्ट में पहले हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाने दीजिए, उसके बाद हम सुनवाई कर देंगे। इस पर जो सेंसेशन बन रहा है उस पर भी अपना जो नज़रिया है सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त किया है। उसने कहा कि यार देखो, इस मामले को राष्ट्रीय मुद्दा ना बनाओ और ये बच्चों के पढ़ाई लिखाई का मामला है, उसको वैसे ही रहने दो, अगर सही टाइम पे हम इसको दखल दे देंगे। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ये बात जान रहा है कि ये मामला हाई कोर्ट से सुलट नहीं सकता है, ये मामला एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और ये 2 बातों की लड़ाई है कि क्या हिजाब जो है वो फंडामेंटल राइट है, ये उनका इसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिस है, या हिजाब जो है बाद में जोड़ी गई एक परंपरा है और ये इसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिस में नहीं आता और ये फंडामेंटल राइट में भी नहीं आता है। इसी मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने पहले दिन ही कुरान शरीफ को कोर्ट में मंगवाया था, कहा था कि हमें देखना है कि ये कहाँ उसमें ऐसा मेंशन है कि हिजाब पहन के आना है, क्या ये इस्लाम का इसेंशियल मामला है या नहीं है, ये सारी बातों पे सुनवाई चल रही है। वैसे भले ही हमारा सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इसे राष्ट्रीय मामला ना बनाया जाए, लेकिन फिर भी ये राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय मामला बन चुका है। भारत के अलग अलग राज्यों में इस पर प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कर्नाटक में तो भयानक रूप से प्रतिक्रिया हुई, हिंसा भी हुई। इसके अलावा राजस्थान में भी कुछ मामले आए और जहां पर लड़कियां जो है हिजाब पहन के गईं और स्कूलों ने रोका और फिर उसके बाद थोड़ा सा विवाद हुआ, लेकिन वहां की समझदार जनता ने इसमें दखल करके बात को किसी तरह से समझाया और वो किया। मध्य प्रदेश सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है कि स्कूल और कॉलेजों में कोई जो है वो भगवा वस्त्र या फिर जो है इस तरह का कोई हिजाब वगैरह पहन के नहीं है, हिजाब पर रोक लगाई है कुल मिला के मध्य प्रदेश सरकार ने कहा हिजाब या बुरखा ये चीज़ें जो है इस मध्य प्रदेश के स्कूलों में अलाउड नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में भी जौनपुर, प्रयागराज और अलीगढ़ में इसकी गूंज देखी गई, कई जगह पर इसके सपोर्ट में प्रदर्शन हुए मुस्लिम महिलाओं के द्वारा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस पर कई सारी आवाज़ उठी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की जैसे इस्लामिक कंट्रीज की सरकारों ने इसके अगेंस्ट में प्रतिक्रिया दी। इन देशों के अखबारों ने भी इनकी आलोचना की। यूएसए के एक राजदूत ने भी इस घटना पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। मुस्लिम देशों के जो संगठन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उसकी भी इस पर नज़र है। लेकिन एक बात है कि ये जो इस्लामिक देश खास करके पाकिस्तान और टर्की, इनकी जो आदत है हर मामले में, हमारे हर मामले में टांग फंसाने की, इनको तो मतलब भारत के ही एक पार्लियामेंटेरियन, भारत के एक सांसद ने बहुत सही जवाब दिया है। माननीय असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जो पाकिस्तान है वहां पर राष्ट्र प्रमुख जो है वो कभी भी जो है वो गैर इस्लामिक कैटेगरी से नहीं हो सकता है, ये उनका संविधान है। ये जो देश है जो हमको अब ये सिखा रहे हैं कि भारत में जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उसके साथ भेदभाव हो रहा है, उसके साथ ठीक नहीं हो रहा है, उनको ही आईना दिखाया है असदुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो संविधान है वो कहता है कि पाकिस्तान में कोई भी रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी का व्यक्ति उनके हेड ऑफ स्टेट की पोस्ट पे नहीं बैठ सकता। अगर पाकिस्तान के औकात है, ये मैं भी कहता हूं, तो वो सिख कम्युनिटी से या फिर हिंदू कम्युनिटी से एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री या एक जो है सेना प्रमुख चुन के दिखाए, तब वो बात करे भारत में किसी भी अल्पसंख्यक के साथ हो रही किसी तरह
तरह के भेदभाव की। ये एक बहुत ही हल्का और छोटा मामला है भारत का। और ओवैसी ने ठीक कहा है कि अगर आप इसमें नाक या टांग फंसाएंगे तो आप चोट खा जाएंगे, इसलिए आपको अपने मामले देखने चाहिए। आपके पास वैसे बहुत प्रॉब्लम है, आप भारत के मामलों में जो है अपनी टांग ना फंसाएं। लेकिन ये देश है कि ये मानते ही नहीं है और भारत की आंतरिक मामलों में दखलंदाजी देते रहते हैं। इसके अलावा हांगकांग टाइम नाम के एक अखबार ने भी इसको अपनी खबर में जो है अपने खबर में दिखाया है। यूरोपीय देशों में इसे मात्र न्यूज की तरह दिखाया जा रहा है, इसके पे कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है, केवल ये दिखाया जा रहा है कि भारत में ऐसा मामला जो है घटित हो रहा है। कुछ विदेशी चैनल भी इस पे अपनी राय रख रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं। भारत में तो ये एक जो है डिबेट का मुद्दा है ही, लेकिन अगर इन मुस्लिम देशों को छोड़कर देखा जाए तो किसी भी देश के राष्ट्र प्रमुख ने इस पर अपना जो है वो कमेंट नहीं दिया है, कुछ कहा नहीं है उन देशों ने कि यार ये जो भारत में घटना घटित हो रही है इस पर क्या कहा जाए। लेकिन सबसे अंत में हम ये कहेंगे कि भले ही ये जो हिजाब है ये इस्लाम का इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का मामला हो, या हो सकता है कि ये बाद में जोड़ी गई प्रथा हो सकता है हिजाब बचे या हो सकता है कि हिजाब ना बचे, लेकिन इस मामले को जहां तक कोर्ट के दहलीज तक ले जाने से बचा जाना चाहिए था, क्योंकि इस मामले को हाई कोर्ट से सुलझने में शायद इसकी संभावना बहुत कम है। अगर जो भी डिसीजन हाई कोर्ट लेगा दूसरा पक्ष इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल शको शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अगर हाई कोर्ट कोई भी डिसीजन लेगा तो ये सुप्रीम कोर्ट में पक्का है चैलेंज देगा, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर है। लेकिन जब भी सुप्रीम कोर्ट से भी डिसीजन आएगा एक ना एक पक्ष हर्ट जरूर होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपने देखा होगा कि कानून की वो जो देवी आंख में पट्टी बांध कर बैठती हैं उनको किसी के इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जो है पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे, और जिसके भी खिलाफ ये डिसीजन आएगा वो हर्ट जरूर होगा। संविधान और कानून और कोर्ट ही हर चीज को जो है सुलझाते नहीं हैं, हर चीज को वहां ही सुलझाया नहीं जा सकता, हर चीज को संविधान के दायरे में ही नहीं किया जा सकता। कुछ चीजें संविधान के बाहर समाज के द्वारा भी सुलझाई जा सकती है। आज तक ये जो हिजाब का या किसी भी तरह का धार्मिक जो चिन्ह है पहनने का मामला था वो भारत में समाज ने ही सुलझाया है। इसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या संसद या चुनाव के द्वारा जो है बिल्कुल सुलझाया नहीं गया है। इसको सुलझाया गया है भारतीय समाज के द्वारा, जो एक डाइवर्सिफाइड सोसाइटी है। तो इस मामले को भी कर्नाटक के सोसाइटी के द्वारा और भारत के लोगों को आपसी सोच समझ के साथ सुलझाना चाहिए। सरकार को कोशिश करना चाहिए कि ये कोर्ट के बाहर ये मामला सुलझ जाए, क्योंकि अगर ये कोर्ट गया तो एक ना एक पक्ष इससे हर्ट होगा, आपसी दूरी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं ये भारत की इंटीग्रिटी के लिए ठीक नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि ये जो हिजाब है, अगर मुस्लिम वुमेन्स और मुस्लिम गर्ल्स इस बात को जानती होंगी तो ये हिजाब हो गया, ये बुर्का हो गया, ये हिंदुओं का ये जो घूंघट हो गया, ये मध्यकालीन इस्लामिक कल्चर की देन है जिसमें महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया गया था। और वहां पर ये माना गया था कि इन बच्चियों को, महिलाओं को अपने घर में ही, अपनी सोसाइटी में ही खतरा है कि कोई इनको देख लेगा, इनकी सुंदरता को देख लेगा, इनके यौवन को देख लेगा तो उसको लूट लेगा। इसलिए यहाँ पर इनको ढकने के लिए ये घूंघट, ये हिजाब, ये चीज़ों को लागू किया गया। भारत में सोसाइटी आजकल उतनी खतरनाक नहीं है, इसीलिए इन चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई ऐसा पुरुष रहता है जिससे आपकी आबरू को, आपके इज्जत को खतरा है, वो आपके जो है आपकी इच्छा के विरुद्ध, आपके इंटेंशन के विरुद्ध जो है वो आपके इज्जत पे हाथ डाल सकता है, तभी आपको ऐसा ढकने वाला कोई चीज़ ज़रूरत पड़ सकती है। अन्यथा आपको खुली हवा में सांस लेने की आज़ादी खुद मांगनी चाहिए। आपको इन जो फालतू के वस्त्र हैं, जो हिजाब है, जो घूंघट है, जो नकाब है, जो बुर्का है, इनको तो खुद उतार के फेंक देना चाहिए। और इसको शिक्षा के मामले में जो है एक रोड़ा नहीं बनाना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि जो ये हिजाब है आपका, ये हिजाब कहीं ना कहीं एक पैट्रियार्कल सोसाइटी की देन है, एक पितृसत्ता की देन है। इसको आपको चैलेंज करना चाहिए था और इसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 का सब पार्ट 1 में, ठीक है। 21 के जो 2002 का संशोधन है 86वां, उसमें जो है एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया। तो शिक्षा का अधिकार है आपका, तो उस पर आपको तरजीह देनी चाहिए, ना कि बुरखे का अधिकार या घूंघट का अधिकार
ये अधिकार जो है फालतू का जोड़ा गया है, ये कोई अधिकार नहीं है। फिर भी सोसाइटी को इस मामले पर इतना सख्त रुख नहीं अपनाना चाहिए। समाज को भी ये समझना चाहिए कि मुस्लिम वुमेन्स, खास करके वुमेन्स की, और उसमें भी मुस्लिम वुमेन्स की स्थिति वैसे भी बहुत नाजुक है, शिक्षा के क्षेत्र में, आज़ादी के क्षेत्र में। और अगर इस तरह का विवाद उठता है तो कई ऐसे घर हैं भारत में जो कि धर्म को तरजीह देंगे और बच्चियों की पढ़ाई लिखाई छुड़वा देंगे। तो इस तरह से उनकी पढ़ाई भी जो है डिस्टर्ब होगी, क्योंकि धर्म के आगे ऐसे भी लोग हैं जो धार्मिक मामलों में बिल्कुल दखलंदाजी नहीं देखते हैं। भले उनको पढ़ाई छुड़ानी पड़े, लड़की की जिंदगी बर्बाद करनी पड़े, कुछ भी करने के लिए वो तैयार हैं। तो इस विवाद को किसी तरह से सोसाइटी को आगे बढ़ के सुलझाना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम ये भी कह सकते हैं कि ये मामला राजनीतिक ज़्यादा नज़र आता है। इनमें बच्चों को यूज किया गया है, स्कूल को यूज किया गया है, और ये दुखद है कि स्कूल के भीतर राजनीति आ गई है। प्रोफेसर्स को, टीचर्स को एकदम डट के इसका मुकाबला करना चाहिए। नेताओं को औकात में रहने की नसीहत देनी चाहिए टीचर्स को कि अपनी जो राजनीति है ना, ये स्कूल के गेट के बाहर दिखाना, अगर अंदर रखे तो ठीक नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम अगर अपने पे आए तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। हम बताएंगे तुमने बच्चों के साथ क्या किया, उनका भविष्य बर्बाद करने के लिए किस तरह के उनके मुद्दों को पॉलिटिसाइज किया है। तो कुल मिलाकर ये बात नेताओं को भी समझना चाहिए, क्योंकि ये मामला राजनीतिक ज़्यादा नज़र आता है। और एक शायर की शायरी ही मुझे थोड़ा सा उसको अपने हिसाब से एडिट करके बोलनी पड़ेगी, वो ऐसी नहीं है, फिर भी मैं उसको थोड़ा सा बदल के बोल सकता हूँ कि सड़क से लेकर स्कूलों तक तनाव है, लग रहा है भारत में कहीं चुनाव है। तो ये चुनाव जो है ना, ये कुछ भी करवाता है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, भारतीय समाज के लिए भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि वो किस पक्ष में अपना डिसीजन दे। क्योंकि अगर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी और फिर बहुत सारे विवाद आएंगे, ठीक है। माना कि संविधान ने जो है सिखों को पगड़ी की इजाज़त दी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रतीक बहुत सारे धर्मों में लोग पहन के स्कूल, कॉलेज और ऑफिसेस में जाते हैं, जिसको सिद्ध करना कठिन हो जाएगा कि ये उस रिलीजन का इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो कहीं ना कहीं इस मामले को थोड़ा समझदारी के साथ सोसाइटी बेसिस पे ही सॉल्व किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे मुझे भी लगता है ये कि ये कोर्ट में जो है हिजाब टिकेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल मामला है, क्योंकि हिजाब शायद मेरी समझ से जहाँ तक लगता है कि ये इस्लाम का इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस्लाम में केवल 5 चीज़ें ही इसेंशियल है, जो कि उनका है रोज़ा, ज़कात और हज वगैरह। ये जो पांच बेसिक प्रिंसिपल है मुसलमान होने के लिए, वही टिक सकता है, ठीक है। उसके अलावा कोई चीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के तौर पर टिकेगी, इस बात पे थोड़ा सा मुझे शक है। अगर इस्लामिक पक्ष ये सिद्ध कर लेता है कि हिजाब उनका एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, तभी हिजाब को बचाया जा सकता है। अन्यथा कोर्ट में साफ है कि कोर्ट कह देगा कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का मामला नहीं है, ये 25 एक्ट के तहत जो है आपका धार्मिक अधिकार का मामला ही नहीं है। तो इसको जो है हम कंपल्सन नहीं कर सकते, हम इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। राज्य सरकार जैसा चाहे वैसा डिसीजन ले सकती है, क्योंकि सरकार को तो अधिकार है इस मामले में कि वो क्या कैसा कानून बना सकती है। तो कुल मिला के ये क्लियर है, अगर ये लोग इसको बचाएंगे तो इसको एसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिस के आधार पे ही। और श्री शिरूर मठ वाला जो मामला है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो एसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिस का वाला मामला, जिसको बोलते हैं श्रीरूर मठ केस ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, उसी मामले के अकॉर्डिंग इसको बचा सकते हैं, अन्यथा मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं बचेगा। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और इस पर आप अपनी राय लिखकर हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।